कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। एक राधानगर नाम के गांव में किशन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही होशियार किस्म का आदमी था। किशन का अपना इस्त्री का दुकान था। उसमें वो लोगों के कपड़े धोकर उनको अच्छी तरह से इस्त्री करता था और इसी वजह से किशन बहुत फेमस हो गया था। उसके पास सारे गांव के बड़े बड़े घरों के कपड़े आया करते थे। किशन के साथ उसकी पत्नी राधा उसका हाथ बटा दिया करती थी। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था सागरिका। सागरिका बहुत ही नेक दिल किस्म की लड़की थी। उसको कोई भी जरूरतमंद मिलता वो उसे मदद कर दिया करती थी। कभी भी किसी को मना नहीं करती थी। उसका स्वभाव सारे गांव में पता था, इसलिए बहुत सारे लोग अपनी मजबूरी दिखाकर उससे काम करवा लेते थे। अब एक दिन किशन अपनी बेटी से कहता है, बेटी, हमेशा ऐसा नेक दिल स्वभाव भी कभी कभी घातक हो सकता है। पिताजी, पता है मैं किसी की मदद करूंगी तो उसका पुण्य मुझे ही मिलेगा, है ना? इसलिए मैं हमेशा अच्छे काम करती हूँ। तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है बेटी। हाँ, चलो पिताजी, अब खाना खा लेते हैं। हाँ चलो। अब तीनों बैठकर खाना खा लेते हैं और खाना हो जाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राधा और सागरिका सारे घर के काम पूरे कर लेती हैं, मगर किशन आज जल्दी उठता ही नहीं। अब सागरिका अपने पिताजी को उठाने के लिए जाती है। पिताजी, उठिए ना, आपका बदन तो बुखार में गर्म है। माँ, जल्दी यहाँ आओ। अरे, ये क्या हुआ? और ये अभी तक उठे नहीं? माँ, पिताजी को तेज बुखार है, देखो ना, पिताजी उठ ही नहीं रहे। अरे हाँ, इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, चलो जल्दी। हाँ माँ, चलो। ऐसा कहकर सागरिका और राधा किशन को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। तभी डॉक्टर उनको देखकर उनको चेक करते हैं और डॉक्टर सागरिका से कहते हैं, इनको बहुत तेज बुखार होने की वजह से इनको टाइफाइड हो गया है। अब इन्हें हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। डॉक्टर, कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं, मगर उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। जी ठीक है डॉक्टर, आप उनका अच्छी तरह से इलाज कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। जी, आप जा सकती हैं। अब सागरिका अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवा के अपनी माँ को वहाँ अपने पिताजी के पास रुकने के लिए कहती है। माँ, तुम यहाँ पिताजी के पास रुको, मैं घर जाकर कुछ पैसों का इंतजाम करके लाऊंगी, आप चिंता मत करो। संभल कर बेटी, और अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सागरिका वहाँ से चली जाती है और घर आकर सोचने लगती है कि मैं क्या काम करूँ जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाए। तभी उसका ध्यान उसके पिताजी की स्त्री पर चला जाता है और वो सोच लेती है कि मैं यही काम अब करूंगी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। वो स्त्री से कपड़े प्रेस करने लगती है और सारे कपड़े एक ही रात में प्रेस करके रख देती है और सो जाती है। अब अगले दिन जल्दी उठकर सागरिका अपने सारे काम कर लेती है और सबके यहाँ पे उसके पिताजी ने लाए हुए इस्त्री किए हुए कपड़े लेकर चली जाती है। अब सारे लोग उसकी ओर बड़ी आश्चर्य से देख रहे थे और एक आदमी बोला, बेटी, तुम आज ये कपड़े क्यों लेकर आई हो? चाचा जी, आज से मैं यही काम करूंगी क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं अब मेरे पिताजी का काम करूंगी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं बिटिया, आपत्ति क्यों होगी? हमें तो सब लोगों को अच्छा हुआ। बाकी तुम इन लोगों से बच के रहना, ये लोग बड़े हिसाब में गफला कर देते हैं। मैं ध्यान रखूंगी, चलती हूँ। आदमी से सागरिका पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने सारे प्रेस किए हुए कपड़े देकर अपने धोने के कपड़े लेकर घर चली आती है। घर आकर वो इतने सारे कपड़े धोकर सुखाती है और उनको रात को इस्त्री करके रख देती है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। सागरिका अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती है और वो हमेशा किसके यहाँ से कितने कपड़े लाए और दिए इसका सारा हिसाब लिखती थी। इसी वजह से उसको अब हिसाब रखने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। एक दिन शाम उससे कहता है, मेरे कपड़ों के 100 रुपए हुए हैं, तुम 150 बोल रही हो, ज्यादा है। आपने मुझे जो कपड़े दिए थे उसके कुल मिलाकर 150 रुपए होते हैं। आप हिसाब देख सकते हैं, चाहिए तो दिन में कितने कपड़े हैं
उसका हिसाब आपको मैं दे देती हूँ। शाम को पता चलता है कि सागरिका अब खुद अच्छी तरह से हिसाब किताब लिखकर बोल रही है। ये देख वो बोलता है, अरे बिटिया, मुझे लगा 100 रुपए हुए। ये लो तुम्हारे 150 रुपए, और ये लो आज के कपड़े। तभी सागरिका उनके सामने कपड़े गिनकर घर लेकर जाती है और महीना होने के बाद वो सारे गांव के लोगों के पास से हिसाब करके पैसा लेकर आती है। और पैसे लेने के बाद वो घर जाकर पैसे गिनने लगती है। उसके पास 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं। सागरिका वो पैसे लेकर अस्पताल में चली जाती है। अस्पताल में जाकर उसके पिताजी की तबीयत में अब बहुत सुधार आ गया था। ये देख सागरिका बहुत खुश थी, मगर सागरिका को बाहर ही नर्स रोककर बुला लेती है और कहती है, मैडम, आपके पिताजी का बिल तैयार है, आप कहें तो बना दूं? मैडम, कितना बिल हुआ है, मुझे बताइए प्लीज। मैडम, 24,000 हुए हैं। आपको ये कल तक भरना है, क्योंकि कल आपके पिताजी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जी मैडम, मैं देखती हूँ। अब ऐसा कहकर सागरिका अपने माँ और पिताजी से मिलकर घर जाने के लिए निकलती है और घर आकर सोचने लगती है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे सागरिका सोच ही रही थी कि तभी सागरिका के घर में कपड़े इस्त्री करने वाली स्त्री सोना उगलने लगी। ये सब देख सागरिका डर गई और वो बोली, कोड है, किसने किया ये सब? मैं स्त्री बोल रही हूँ, क्या तुम बोल सकती हो? हाँ सागरिका, मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ, इसलिए मैं ये सोना दे रही हूँ। इसे लेकर तुम अपने पिताजी के अस्पताल के पैसे भर सकती हो। ये लो सोना, और जाकर बेचकर दवाइयाँ खरीद लेना, और जरूरत पड़े तो और मांग लेना। तुम्हें अब कभी भी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर स्त्री बोलना बंद करके सोना दे देती है और आवाज बंद हो जाती है। ये सब देख सागरिका को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और वो हाथ में सोना लेकर देखती है तो वो सोना खरा सोना होता है। वो अब बहुत खुश हो जाती है। सागरिका वो सोना लेकर सुनार की दुकान जाकर उसे बेच देती है और उस पैसे से अपने पिताजी की अस्पताल का बिल भरती है और कुछ दवाइयाँ लेकर आती है। अब ये सब सागरिका के माता पिता सुन वो भगवान का मन ही मन बहुत शुक्रिया करते हैं और अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं। और किशन अपनी बेटी से बोलता है, मुझे ऐसी बेटी मिली, ये मेरा भाग्य है और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है और अब उन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। वो बड़े आराम से जिंदगी बिताते हैं। ये सब सोना देने वाली स्त्री की वजह से हुआ था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर फल भी अच्छा ही मिलता है। ये कहानी है एक गरीब मजदूर आदमी भुवन की, जो अपने पूरे परिवार को लेके काम की तलाश में शहर आया था। उसका पूरा परिवार मेहनत मजदूरी करके अपने दिन गुजारता था। वो हर रोज मेहनत करके कमाने वाले लोगों में से एक था। जब तक वो रास्तों पर उतरकर कुछ ना कुछ काम न करे तब तक उसे खाना नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना मिलता और उनके दिन कटते थे। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वो फुटपाथ पर बनाई हुई झुग्गी में सो जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वो काम पर निकल रहा था तो उसे पूरी सड़क सुनसान दिखाई दी। रास्तों पर कोई गाड़ियां भी नहीं दिखाई दी और दूर दूर तक कोई आदमी भी नहीं नजर आया। फिर भुवन थोड़ा आगे जाकर देखता है तब पीछे से जोर से एक डंडा उसके ऊपर पड़ता है। वो घबराकर झट से पीछे देखता है तो उसे दिखता है कि एक पुलिस वाला उसे डंडे मार रहा है। अरे साहब रुको साहब, साहब क्यों मार रहे हो साहब? ए पागल, कहाँ घूम रहा है? चल भाग यहाँ से। पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश बंद है। अगर दोबारा सड़क पर दिखा तो बहुत मार खाएगा। लेकिन साहब ये लॉकडाउन होता क्या है साहब, और ये सब कुछ बंद क्यों है? अरे पागल, कौन सी दुनिया में है तू? यहाँ कोरोना नाम की महामारी आई है, महामारी। अगर घर से बाहर निकलेगा तो इस बीमारी का शिकार होके मर जाएगा। चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते पागल। ये कह के उसने एक और डंडा उसके पीठ पर मारा। वो बेचारा घबराता हुआ दौड़ता हुआ अपने परिवार के पास चला गया। फिर उसके परिवार वालों ने पूछा तो उसने बताया कि कोई महामारी आई है जिसकी वजह से देश बंद है और सड़कों पर भी नहीं जा सकते। तभी भुवन का बच्चा बोला, लेकिन बाबा, हम बाहर जाकर सड़कों पर कुछ नहीं बेचेंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा? सड़क पे कुछ बेचने के लिए लोग तो होने चाहिए ना बेटा। बाहर भीख देने के लिए भी कोई आदमी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। फिर बेचारा भुवन सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे।
2 दिन गुजर जाते हैं। उसका परिवार भूख से परेशान हो जाता है। बच्चे भूख के मारे रो रहे होते हैं। भुवन को अपने परिवार की यह हालत देखी नहीं जाती, लेकिन वो गरीब कर भी क्या सकता है। उसके पास उतने पैसे भी नहीं है कि वो 2 दिन का अनाज घर में भर के रख सके, और बाहर निकला तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जो उसे काम दे सके। उसके परिवार की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए पुलिस की मार पड़ने के बाद भी वो बाहर निकलता है। फिर भुवन को पता चलता है कि सरकार गरीबों के लिए राशन बांट रही है। फिर भुवन वहां चला जाता है। भुवन को वहां जाकर पता चलता है कि राशन सिर्फ उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। बेचारा भुवन, जिसका रहने का ठिकाना नहीं, उसे राशन कार्ड और आधार कार्ड कहाँ से मिल पाएगा। फिर भुवन मायूस होकर वहां से निकल जाता है। फिर उसे पता चलता है कि किसी सरकारी स्कूल में गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। वो जैसे तैसे वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहां बहुत बड़ी लाइन लगी है। लोग अपने हाथों में डिब्बे थैलियां लेकर बहुत देर से कड़ी धूप में खड़े हैं। भुवन भी उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। खाने की लाइन इतनी लंबी है कि उसका नंबर आते आते 5-6 घंटे उसे वहां लग जाते हैं। दोपहर के 3 बज जाते हैं। कड़ी धूप में नंगे पांव वो इस लाइन में खड़ा है, इस आस में कि आखिर कुछ खाना मिल जाए और अपने भूखे बच्चों का पेट भर सके। जब उसका नंबर आता है तो उसे पता चलता है कि लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उसका नंबर आते आते खाना खत्म हो गया। बेचारे भुवन का दिल बैठ जाता है। वो मायूस होकर अपने परिवार के पास लौट जाता है। सड़क से जाते जाते फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है, ए पागल, तुझे एक बार बोले तो समझ नहीं आता? सड़क पर क्यों घूम रहा है? साहब आप एक काम करो, इससे अच्छा आप मुझे मार ही डालो साहब। मेरा परिवार 2-3 दिन से भूखा है साहब। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारे पास खाना तो छोड़ो साहब, पीने के लिए पानी भी नहीं है साहब। ये महामारी हमें मारेगी कि नहीं पता नहीं साहब, पर ये भूख हमें जरूर मार डालेगी साहब। मैं अपने परिवार को मरते हुए नहीं देख सकता साहब। इससे अच्छा कि आप मुझे मार ही डालो साहब। ऐसा बोलकर भुवन जोर जोर से रोने लगता है। तब उस पुलिस वाले को उसकी दया आती है और वो उसे अपने पास का कुछ खाना और सामान देकर अपने परिवार के पास भेज देता है। दोस्तों, हमारे देश में गरीबी एक समस्या है और उसी में हमारे देश में कोरोना की महामारी आई है, और इस लॉकडाउन की वजह से गरीबों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। उन लोगों के पास खाना तो छोड़ो, रहने के लिए घर भी नहीं है। दोस्तों, लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। हो सके तो अपने आसपास के मुश्किल में फंसे लोगों को जितनी मदद कर सके उतनी जरूर कीजिए। दुर्गापट्टनम समुद्र के किनारे बसा एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां चिनप्पा नारियल वाला अपने परिवार के साथ रहता था और कई सालों से नारियल पानी का ठेला चलाता था। नारियल पानी, मीठा मीठा नारियल पानी। एक नारियल पानी देना अप्पा। अयो, ये लो जी, मीठा नारियल पानी, चिनप्पा स्पेशल। चिनप्पा की मीठी वाणी की वजह से ज्यादातर पर्यटक उसी के ठेले पर नारियल पानी के लिए भीड़ करते। चिनप्पा अपनी कमाई से खुश था। कामिनी, ये 200 रुपए है, तुम्हारे पास रखना। बच्चों को नए कपड़े और स्कूल की किताबें लेके देना। अयो 200 रुपए जी, ये तो बहुत अच्छी कमाई है। मैं इन्हें बैंक में जमा करती हूँ। चिनप्पा खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए अपने बेटे और बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता था। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे और अब मानसून शुरू हुआ था। कामिनी, नारियल का स्टॉक खत्म होने को आया है, आज मैं थोड़े नारियल तोड़ के लाता हूँ। अयो मैं क्या बोलती, अब टूरिस्ट का सीजन बंद है तो क्यों आप पेड़ पर चढ़ती? अब पेड़ पर फिसलन होगी। अयो कामिनी, तुम कब से डरने लगा? एक नारियल वाले का बीबी पेड़ पर चढ़ने से कभी नहीं डरेगा। मैं ऐसे जाता और ऐसे आता। कामिनी के मना करने के बाद भी चिनप्पा नारियल तोड़ने के लिए बाग में दरांती लेकर पहुंच जाता है। वो देखता है कि काफी पेड़ों के ताने काई की वजह से फिसलाऊ बन चुके हैं। अयो, बहुत चिकचिक है, संभल के चढ़ना पड़ेगा। दरांती कमर के रस्सी में अटका के चिनप्पा धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगता है। जब चिनप्पा आधे से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जोर से हवा बहने लगती है और बारिश शुरू होती है। चिनप्पा के लिए आगे चढ़ना मुश्किल हो जाता है। अयो, लगता है आगे नहीं जा पाएगा, नीचे उतरता हूँ। ये सोच के चिनप्पा धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है और पैर फिसल के ऊपर से नीचे गिर जाता है। गंभीर जख्मी चिनप्पा को गांव वाले अस्पताल ले जाते हैं। इस घटना में चिनप्पा की मृत्यु हो जाती है और कामिनी पर आसमान टूट पड़ता है। अब मुझे ही चिनप्पा का सपना पूरा करना है। मैं उसका सपना पूरा करूंगी। मैं स्वामी और माया को डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगी।
उस दिन के बाद कामिनी ने खुद नारियल के पानी के ठेले पर दिन भर नारियल बेचना शुरू किया, लेकिन बहुत बारिश की वजह से पर्यटकों की संख्या काफी कम हुई थी। इतने कम पैसों में मैं चिन्नप्पा का सपना कैसे पूरा करूं? कुछ सोचना होगा। एक दिन कामिनी की छोटी बहन इरावती उससे मिलने आती है और स्वामी और माया के लिए नारियल की मिठाई लाती है। अयो अक्का, क्या हाल बनाया है खुद का। चिन्नप्पा का सपना पूरा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अम्मा, मासी ने नारियल की मिठाई बनाई है, लेकिन तुम्हारे जैसा स्वाद नहीं है। स्वामी की बात सुन के ईरा के दिमाग में कुछ कल्पना आती है। अयो अक्का, तुम ये नारियल बेचने के बजाय इनकी मिठाई बना के क्यों नहीं बेचती? तुम्हारे हाथ में कितना स्वाद है। भूल गई क्या? पूरे गांव को तुम्ही से मिठाई बनवानी होती थी, पोंगल हो या दिवाली। ईरा सच कह रही है, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। कोशिश करने में क्या जाता है। अगले ही दिन कामिनी ने कुछ नारियल की मिठाई बनाई और अपने ठेले पर बेचने के लिए रखी। शुरू में किसी ने मिठाई में दिलचस्पी नहीं दिखाई और कामिनी थोड़ी निराश हो गई। अयो, कोई भी नारियल की मिठाई नहीं ले रहा, कुछ तो करना होगा। कामिनी ने बनाई नारियल की मिठाई वैसे ही वापस घर आई थी। माँ को चिंतित देख स्वामी उसके पास आया। अम्मा, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? नहीं नहीं, मैं अच्छी हूँ। तुम खाना खा के सो जाना, कल स्कूल के डिब्बे में इडली सांभर देती हूँ। अम्मा, अब तुम टिफिन मत देना। कल से स्कूल में सरकार की तरफ से पोषक खिचड़ी मुफ्त मिलने वाली है। लेकिन ये योजना बंद हुई थी ना, क्योंकि कोई लेता ही नहीं था। हाँ अम्मा, लेकिन हमारे टीचर ने सबको थोड़ी थोड़ी खिचड़ी चखने दी और फिर क्या? जो स्टूडेंट बिना टेस्ट किए नखरे कर रहे थे, सबको खिचड़ी अच्छी लगी। स्वामी की बात सुन के कामिनी के दिमाग में एक कल्पना चमकी। दूसरे ही दिन उसने नारियल के साथ साथ ग्राहकों को मिठाई का एक एक टुकड़ा मुफ्त में टेस्ट करने दिया। अब बारिश कम होने की वजह से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही थी और जैसे चमत्कार हो गया। ओह वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है। 100 ग्राम दीजिए। बहुत बढ़िया। इतनी टेस्टी नारियल मिठाई मैंने आज तक नहीं खाई है। प्लीज मुझे पाव किलो दीजिए। बस, कामिनी की सिंपल सी आइडिया सक्सेसफुल हो गई और देखते ही देखते नारियल बर्फी से उसकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उसने नारियल बेचना बंद कर दिया और 3-4 महिलाओं को मिठाई बनाने के काम पे जुटा दिया। देखते ही देखते कामिनी की नारियल मिठाई फेमस हो गई थी। एक दिन शहर के एक जाने माने हस्ती उसके ठेले पर आए। अरे वाह, बहुत बढ़िया स्वाद है आपकी नारियल की मिठाई का। क्या आप मेरे मिठाई के शॉप्स के लिए नारियल की मिठाइयाँ सप्लाई करोगी? दिन की 30-40 किलो मिठाई एक शॉप में लगती है। ऐसे मेरी 5 दुकानें हैं शहर में। मिठाई वाले की बात सुन के कामिनी खुशी से पागल हो जाती है। वो तुरंत मिठाई वाले को हाँ कह देती है। कामिनी अपने मेहनत के बलबूते पर जल्द ही बहुत बड़ी सफलता हासिल करती है। अब उसका छोटा घर सुंदर बंगले में बदल जाता है। तो देखा दोस्तों, अगर हम चाहे तो जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस आपको पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में कोशिश करनी है, जैसे कामिनी ने की। मुन्ना, किरण, श्रेयस और तुषार बचपन के जिगरी दोस्त थे। चारों के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन इनमें से किसी को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था। खाना, सोना, इधर उधर भटकना, इसी में सारा दिन बिताया करते थे। आज की मूवी तो सुपर कूल थी यार। क्या स्टंट किए हैं ऋतिक ने, वाओ। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ पापा को पटा के एक फिल्म प्रोड्यूस कर दूं। पहले एक्टिंग तो सीख ले बेटा, फिर हीरो बनना। एक्टिंग की क्या जरूरत है? डांस तो ऋतिक से भी अच्छा करता हूँ ना। अरे वो सब छोड़ो, कल के एग्जाम का क्या करना है? मैंने तो पिछले 10 दिन से किताब भी नहीं खोली। ओह शिट यार, कल के एग्जाम का तो मैं भूल ही गया। अचानक चारों को कल के प्रीलिम एग्जाम के बारे में याद आता है और चारों टेंस्ड हो जाते हैं। ओह गॉड, टीचर ने मेरे पापा से कंप्लेंट की तो मेरी फिल्म घर पे ही बन जाएगी। हाँ यार, मेरे पापा तो मेरा पॉकेट मनी, बाइक सब बंद कर देंगे। चिल डूड, क्यों इतना पैनिक हो रहा है? ये किरण है, तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो सभी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसीलिए वो परीक्षा से बचने के नए तरीके ढूंढने लगे। यस, एक आइडिया है, चलो मेरे साथ फटाफट। चारों दोस्त एक मैदान में आ जाते हैं जहाँ काफी कीचड़ है। अब हमें यहाँ क्यों लाए हो किरण? प्लीज यार, मेरा क्रिकेट खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। ऑलरेडी मेरी फट गई है। हर जगह पापा ही दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति ओम। सब अपने अपने कपड़ों पर ये कीचड़ लगाओ। हैं? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे लगाओ तो,
किरण के कहने पर उन चारों दोस्तों ने बिना सोचे समझे अपने कपड़ों पर कीचड़ लगा लिया। इस प्रकार गंदे हालत और पसीने से लथपथ चारों दोस्त अपने टीचर के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हालत बन गई है तुम्हारी बच्चों, सब ठीक तो है? सर, हम सब मेरे गांव मेरी बीमार दादी को देखने गए थे और वहां से लौटते समय हमारी कार कीचड़ में फंस गई, टायर भी फट गया और गाड़ी को धक्का लगाते लगाते हम अभी शहर पहुंचे हैं। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम घर जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो फिर? सर, हम सबकी कल की टेस्ट की तैयारी पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, तुम सब 3 दिन बाद टेस्ट देना, ठीक है? यस सर, हम सब पूरी तैयारी करके एग्जाम देंगे। थैंक यू सर। 3 दिन बाद सब बच्चे पढ़ाई करके एग्जाम के लिए क्लास में पहुंचते हैं। सर, हम एग्जाम के लिए रेडी है। वेरी गुड, लेकिन तुम सबको अलग अलग क्लासरूम में बैठना होगा। टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग क्लासरूम में बिठा देते हैं। सब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करने लगते हैं। पेपर में सिर्फ 2 सवाल है। पहला, योर फुल नेम, और दूसरा सवाल है, कार का कौन सा टायर फट गया था? ए, आगे का राइट, आगे का लेफ्ट। अब क्या लिखे? पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। हम तो फंस गए। दूसरा सवाल देख के सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। कैसा था पेपर बच्चों? सर, हमें माफ कीजिए। हाँ सर, फिर कभी हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं तो जिंदगी तुम्हें सबक सिखा देगी। रामगढ़ नाम के गांव में एक किसान हरि और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। हरि बहुत गरीब इंसान था। उनके 2 बेटे थे, सागर और भूषण। हरि और उसकी पत्नी हर रोज खेत में जाकर काम किया करते थे। वो दोनों अपने खेत में काम करने के अलावा दूसरों के खेतों में भी मजदूरी किया करते थे। फिर भी कुछ खास आमदनी नहीं होती थी और उसकी पत्नी को हमेशा अपने दोनों बेटों की चिंता लगी रहती थी। अजी सुनते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बेटों का पालन कैसे करेंगे? सुमन, हम दिन रात मेहनत करेंगे। भगवान कभी भी मेहनत करने वालों को पीछे नहीं रखते। सागर और भूषण को ये सब बातों के बारे में पता था कि उनके घर की हालत कुछ खास नहीं थी। वो दोनों भी स्कूल के बाद घर आकर माता पिता को काम में मदद किया करते थे। वो कभी भी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं किया करते थे जो उनके माँ पिताजी उन्हें नहीं दे सकते थे। दोनों ही बड़े समझदार थे। अरे भूषण, जरा यहाँ आओ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया, अभी आया। देखो भूषण, माँ और पिताजी खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करते हैं, लेकिन इस साल बारिश के कारण फसल अच्छी नहीं आई और अब दिवाली आने वाली है, तो हमें नए कपड़े और ऐसी कोई चीज माँ पिताजी से नहीं मांगनी है जिससे उन्हें दुख हो कि वो हमें हर साल की तरह इस साल भी नहीं दे पाए। हाँ भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे हमारे माँ पिताजी का दिल दुखे। हरि और सुमन खेत से अपने बैलबंदी लेकर आते हैं। तभी सागर और भूषण आंगन में जाकर बैलों को छोड़कर खूंटे से बांध देते हैं और उनको घास डालते हैं। ये सब देखकर हरि मन ही मन में सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। हे भगवान, ये क्या किस्मत है मेरी। इतने प्यारे और समझदार बेटे हैं मेरे, और मैं उन्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस साल भी मेरे बेटों को बिना नए कपड़ों और मिठाई के बिना रूखी सूखी रोटी के साथ ही दिवाली मनानी पड़ेगी। सुमन ये सब देख रही थी। उसकी भी आंखें भर आईं। उसे पता था कि ये क्या सोच रहे हैं। तभी सुमन आवाज लगाती है। अजी सुनते हो, चलो घर के अंदर। वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैं खाना बनाती हूँ, चलो जल्दी, सब हाथ मुंह धोकर अंदर आओ। सब लोग अंदर जाकर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद भूषण और सागर बाहर खेलने जाते हैं। तभी सुमन हरि से कहती है, अजी आप इतना मत सोचा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें हरि के दोस्त चंद्रा को पता लगती हैं कि उसका दोस्त बहुत मुश्किल में है। चंद्रा दूसरे दिन ही हरि के घर आता है और हरि से कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारी ये हालत है, एक बार मुझे कह दिया होता तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन तुम मुझसे भी मदद नहीं लोगे। मुझे पता है तुम बहुत खुददार किस्म के इंसान हो, लेकिन ऐसी हालत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या पता आगे जाकर मुझे तुम्हारी कुछ जरूरत पड़ जाए, तब तुम मेरी मदद कर देना। चंद्रा के इतना समझाने के बाद हरि मान जाता है। चंद्रा हरि को
कुछ अनाज के बोरे और पैसे देता है और हरी से कहता है, देखो दोस्त, मैंने तुम्हारी मदद की और मुझे ये भी पता है कि तुम अब मेरे पैसे कैसे वापस करूं ये सब सोच रहे होंगे। तुम एक काम करो, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने से अच्छा है मेरे कुछ खेत खाली पड़े हैं जिसमें मैं बुआई का काम नहीं करता, तुम वहां खेती करो, उसमें जो भी कमाई होगी उससे तुम मेरे पैसे लौटा देना और जब मेरे पैसे वापस कर दोगे उसके बाद से तुम्हें जो लगे वो दे दिया करना। इससे मेरे खेत भी अच्छे रहेंगे, ये भी तो मेरा फायदा है ना। अब तो ठीक है। हरी ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। चंद्रा और हरी एक दूसरे के गले लगते हैं। चंद्रा अपने दोस्त को समझाकर वहां से चला जाता है। सागर और भूषण भी ये सब देख रहे थे। भूषण बोला, पिताजी, अब हम दिवाली बाकी लोगों की तरह मना पाएंगे। आप हमें नए कपड़े भी देंगे। हाँ मेरे लाल, हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे और खेतों में बहुत मेहनत भी करेंगे ताकि हमारी हर दिवाली अच्छे से जाए। हरी, सुमन, सागर और भूषण नए कपड़े पहनकर इस साल अच्छे से दिवाली मनाते हैं। सब परिवार खुशी से झूम उठता है।